हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 30 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल जो है एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 4 साल। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब वेणुगोपाल अपने पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। इससे पहले जो है 2020 में उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो इस तरह से ये उनका दूसरा एक्सटेंशन है। के वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। उन्होंने भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 3 साल के लिए शपथ ली थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए के साल, एक साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए पृथ्वी प्राइम, ऑप्शन बी अग्नि प्राइम, ऑप्शन सी निर्भय प्राइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो 2000 किलोमीटर तक है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अग्नि प्राइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी हिना सिद्धू, ऑप्शन सी राही सरनोबत, ऑप्शन डी है आपका चिंकी यादव। देखिए, भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया, जबकि युवा खिलाड़ी मनु भाकर 7वें स्थान पर रही। मौजूदा विश्व कप में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक जबकि कुल चौथा पदक है। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राही सरनोबत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जून, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 20 अगस्त। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में प्रशांत चंद्र महानोबिलिस के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए इनकी जयंती पर जो है 29 जून को हर साल सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दैनिक जीवन में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना और जनता को इस बात के लिए जागरूक करना कि नीतियों का आकार देने तथा तैयार करने में सांख्यिकी किस तरह सहायक है। वर्ष 2021 के लिए अगर थीम के बारे में बात करें तो इसका थीम जो है सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 2 भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा समाप्त करना तथा बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तो कुल मिलाकर यह है कि आपका जो SDG 2 है उसी को ही इस वर्ष का थीम रखा गया है। बात करते हैं, आपका यहाँ पे एक प्रशांत चंद्र महानोबिस है, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रशांत चंद्र जो है उन्हें भारत के आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, योजना आयोग को आकार दिया जिसे जो आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया था, और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण के लिए कार्यप्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने रैंडम सैंपलिंग की विधि का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने तथा परिकलित रकबे, पहले से अनुमानित क्षेत्रफल और फसल की पैदावार का आकलन करने हेतु नवीन तकनीकों की शुरुआत की। तो जो है 1930 में जो है पहली बार जो है आपका महालोबिस दूरी का प्रस्ताव दिया गया था, जो 2 डेटा सेट के बीच तुलना हेतु एक माप है। कई आयामों के माप के आधार पर एक बिंदु और वितरण के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। व्यापक स्तर पर इसका उपयोग क्लस्टर विश्लेषण और वर्गीकरण क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 29 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 8.6%, ऑप्शन बी 7.6%, ऑप्शन सी 9.6%, ऑप्शन डी 5.6%। देखिए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने 10.1% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि यह दर 31 दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा अपनी पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने पर निर्भर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 9.6%। देखिए, हाल ही में जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे तो बहुत सारे जो एजेंसीज है या फिर कोई रिसर्च सेंटर है वो लोग हम लोग का जो जीडीपी है उसको घटा रहे हैं। ठीक है, जो पहले अनुमान रखा गया था वो ज़्यादा था, अब बाद में है वो लोग घटा के बता रहे हैं कि अनुमान इतना लगा रहे हैं। जैसे कि आपका ये 10.1 था और अभी आपका 9.6% रखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एजेंसी है जो ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी है वो घट जाएगी इस साल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IASI को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2028। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IASI को 2022 तक चालू करने की योजना है। एक बार चालू होने के बाद वाहन को भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा। IAC-1 वाहक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि, केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील से लेकर प्रमुख हथियारों और सेंसर तक लगभग 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने विशाल बेहतर जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। देखिए, चीन ने विशाल बेहतर जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बेहतर जल विद्युत परियोजना का निर्माण चाइना 3 गोर्सेस कॉर्पोरेशन ने किया है जो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट का संचालक है। इस योजना की कुल स्थापित क्षमता 16 मिलियन किलोवाट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से यूरोपीय देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी स्कैंडिनेविया। देखिए, हाल ही में जो है आपका यूरोपीय देश डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार 8 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क इस समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। संशोधन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को संगठन की सदस्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यतः सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। हालांकि संगठन के फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत जो है वो भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। यह संगठन ISA सौर परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रारंभ करने के सहयोग प्रदान करता है और सौर ऊर्जा की वैश्विक मांग को समेकित करने के लिए सौर क्षमता समृद्ध देशों को एक साथ लेता है। बात करें है इसके हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसून के दौरान और तटीय सुरक्षा एवं अवैध तथा अनियमित मत्स्य पालन से संबंधित समस्याओं को देखते हुए कौन से राज्य के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़।
देखिए, समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के विशेष रूप से जो मानसून के दौरान जो है और तटीय सुरक्षा एवं अवैध तथा अनियमित मत्स्य पालन से संबंधित समस्याओं को देखते हुए केरल के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन किया है। मत्स्य पालन विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक पी सहदेवन की अध्यक्षता में गठित यह 7 सदस्यीय समिति समुद्री सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और पोत निगरानी प्रणाली एवं अवैध, अनुसूचित एवं अनियमित मत्स्य पालन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के तरीकों का अध्ययन करेगी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रादेशिक जल में मछली पकड़ने के संदर्भ में मछुआरों की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है, जिनमें मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने के लिए प्रेरित किया है। ऐसी कई घटनाएं देखी गई है जिसमें मछुआरे गहरे समुद्र में जाने और तेज धाराओं के कारण प्राय भटक जाते हैं और श्रीलंका, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी तटीय देशों तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश में कार्यरत शोधकर्ताओं ने एक अज्ञात प्राचीन मानव की पहचान की है जो तकरीबन जो है आपका 1 लाख वर्ष पूर्व मौजूद मानवीय प्रजाति के साथ रहता था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी भारत। देखिए, इजराइल में कार्यरत शोधकर्ताओं ने एक अज्ञात प्राचीन मानव की पहचान की है जो तकरीबन जो है आपका 1 लाख वर्ष पूर्व मौजूद मानवीय प्रजाति के साथ रहता था। शोधकर्ताओं का मानना है कि रामला शहर से प्राप्त यह अवशेष बहुत प्राचीन मानव समूह के अंतिम बचे हुए अवशेषों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। खोजकर्ताओं ने एक व्यक्ति की आंशिक खोपड़ी और जबड़ा खोजा है जो कि 1,40,000 और 1,20,000 वर्ष पहले मौजूद था। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति के अवशेषों की खोज की गई है वो पूरी तरह से होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव से मेल नहीं खाता है। ठीक है, हालांकि उनकी जो विशेषताएं है वो पूरी तरह निएंडरथल से भी नहीं मिलती है, जो कि उस समय इस क्षेत्र में रहने वाली एकमात्र अन्य मानव प्रजाति थी, बल्कि यह प्रजाति दोनों अन्य मानव प्रजातियों के बीच मौजूद थी, जिसकी पहचान अब तक आधुनिक विज्ञान में के द्वारा जो है नहीं की गई है। इसके विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में विभिन्न होमो प्रजातियों के बीच अंडरब्रीडिंग अपेक्षाकृत एक सामान्य प्रक्रिया थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इजराइल। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी है अपने अंदर कितने सारे अभी तक जो है आप समझ सकते हैं, बहुत सारे अभी तक हम लोग जो राज उसके जान नहीं पाए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो उस टाइम के उस समय वहाँ पे मौजूद थे, आपका निएंडरथल भी वहाँ मिलते थे, उससे भी मेल नहीं खाता है। जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस उससे भी मेल नहीं खाता है। तो भी इसका रिसर्च चल रहा है कि ये एक्चुअल में क्या था, ठीक है, और उसका कालक्रम जानने की कोशिश की जा रही है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।